नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। बता दें कि देश में कोरोना केस पिछले 4 हफ्ते से लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 25 अप्रैल से 1 मई के बीच देश में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। ये मामले इसके पहले हफ्ते में मिले 15,000 केस से 41% ज्यादा है। देश में मिल रहे केस में से 67% अकेले 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और यूपी से है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 7% से ऊपर है, यानी WHO की नज़र में यहाँ संक्रमण बेकाबू है। ऐसे में देश में कोरोना की चौथी लहर आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन क्या देश में चौथी लहर का कारण दिल्ली ही होगी? कोरोना वायरस के नए एक्सी वेरिएंट ने क्या चिंता बढ़ा दी है? कोरोना के बढ़ते मामलों से दिल्ली में चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। ये तमाम सवाल लोगों के दिमाग में कौंध रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,275 नए मरीज मिले हैं देश भर में, और देश में एक दिन में 3,010 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण से 55 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 19,719 हुई हैं। तो वहीं कोविड से कुल मौतों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो इन आंकड़ों के अनुसार 5,23,975 ये आंकड़ा पहुंच गया है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 अरब के ऊपर पहुंचा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि नगर निगम और तहसील में तलाशी जाएगी मुख्तार अंसारी की संपत्तियां। LDA को मुख्तार की संपत्तियों का विवरण दिया जाएगा, जो कि LDA जुटाने में समस्या हो रही है LDA को। तहसील में भी मुख्तार अंसारी की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने की तैयारी की जा रही है। LDA DM और नगर आयुक्त को पत्र भेजेगा। मुख्तार के साथ उसके रिश्तेदारों का पूरा विवरण तलाशा जाएगा। तो मुख्तार अंसारी के संपत्तियों पर अब लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। LDA को मुख्तार की संपत्तियों का विवरण जुटाने में समस्या हो रही है, जिससे तहसील में भी मुख्तार अंसारी की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने की तैयारी की जा रही है। मुख्तार के साथ उनके रिश्तेदारों का भी पूरा विवरण तलाशा जा रहा है। तो पूरी तरीके से शिकंजा कसने को तैयार है विभाग, और विभाग की तरफ से मुख्तार के साथ साथ उसके रिश्तेदारों का भी पूरा विवरण खंगाला जा रहा है। जानने की कोशिश की जा रही है कि कहां कहां पर संपत्तियां हैं, किसके किसके नाम पर हैं, क्योंकि इसके पहले मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों के नाम पर भी कई संपत्तियां अवैध पाई गई, जिनको जब्त भी किया गया। लेकिन अब आगे की कार्रवाई भी जारी है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के तार इस तरीके से फैले हुए हैं चारों ओर, और उसकी संपत्तियां इस तरीके से फैली हुई हैं कि जिनकी जानकारी इकट्ठा करने में कहीं ना कहीं विभाग को समस्याएं भी हो रही हैं। DM और नगर आयुक्त को LDA पत्र भेजेगा, ताकि तहसीलदार के जरिए सारी जानकारी जुटाई जा सके। साथ ही मुख्तार के साथ साथ उसके रिश्तेदारों का भी पूरा विवरण तलाश किया जाए। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर शिकंजा कसने को तैयार है विभाग। और लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि नए शैक्षिक सत्र में डिजिटल पर जोर रहेगा, और बता दें कि टैबलेट से छात्रों की हाजिरी और निरीक्षण को निगरानी में रखा जाएगा। प्राइमरी माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल को टैबलेट दिया जाएगा, जिसके जरिए अब डिजिटल तरीके से छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। साथ ही निरीक्षण भी किया जाएगा छात्रों पर, और जो भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो टैबलेट में सेव कर दी जाएगी। प्राइमरी स्कूलों के 2 शिक्षकों को लैपटॉप दिया जाएगा। साथ ही 21,000 प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाई जाएगी। शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव भेज रही है यूपी सरकार। प्रदेश में 2,675 माध्यमिक और 1,35,000 प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं, जिनको स्मार्ट बनाने की कवायद यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसके लिए शिक्षकों को लैपटॉप दिया जाएगा, ताकि लैपटॉप में ही छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाए। एक डेटा तैयार किया जाए कि उनकी कितनी उपस्थिति है स्कूल में,
और उनके ऊपर जो निरीक्षण किया जाएगा, बच्चे किस तरीके से क्या पढ़ाई कर रहे हैं और क्या उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसकी भी तैयारी लैपटॉप में की जाएगी। यानी अब पूरी तरीके से हाईटेक बनाने की तैयारी है शिक्षा विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और बता दें कि प्रदेश में 2675 माध्यमिक और 1,35,000 प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं, जहां पर ये कवायद तेज कर दी गई है कि इन्हें डिजिटल से जोड़ा जाए और लैपटॉप और टैबलेट के द्वारा डेटा एकत्रित किया जाए। तो नए शैक्षणिक सत्र में डिजिटल पर जोर रहेगा। शिक्षा विभाग इसके लिए काम कर रहा है लगातार, और यूपी सरकार की भी यही मंशा है कि माध्यमिक और प्राइमरी जूनियर स्कूल को हाईटेक बनाया जाए, उन्हें डिजिटल फॉर्म दिया जाए, ताकि जो बच्चों की उपस्थिति है या बच्चों से जुड़े कोई भी जानकारी है उनकी तमाम वो डेटा लैपटॉप या टैबलेट में स्टोर की जा सके, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई क्षति ना हो। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि हार्ड कॉपी पे, यानी अगर रजिस्टर पर सारी चीज़ें अंकित हैं तो उसके डिस्ट्रॉय होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर डिजिटल हो जाएगा ये सारा प्रक्रिया तो कहीं ना कहीं सब सुरक्षित होगा डेटा। अवैध खनन के मामले में झारखंड सहित कई राज्यों में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर के 18 जगहों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी शुरू की है। रांची में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास और उनके पति के आवास सहित कई जगह पर ईडी की रेड जारी है। व्यवसायी अमित अग्रवाल के भी कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। खबर है कि ईडी की टीम दिल्ली से आई है, जो पंचवटी रेसिडेंसी, ब्लॉक नंबर 9, चांदनी चौक, हरिओम टावर, नई बिल्डिंग, लालपुर, पल्स हॉस्पिटल, बरियातू और आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास में छापेमारी कर रही है। वहीं ईडी रेड को लेकर के सांसद निशिकांत दुबे ने छापेमारी को लेकर के ट्वीट भी किया है। तो कई जगहों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी रेड की गई है ईडी के द्वारा। लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। देखना होगा कि क्या कुछ जानकारी बाहर निकलती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं उन जगहों की जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि कई ठिकानों पर आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ रेड पड़ी है। उनके पति के आवास पर भी रेड की है ईडी ने, और लगातार डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रही है ईडी, और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अवैध खनन को लेकर के ये क्या पूरा मामला है और इसमें कौन कौन से लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। ये जानकारी इकट्ठी कर रही है ईडी। तो अवैध खनन मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी को सफल और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने की गुजारिश की जा रही है। काशी के मंदिरों और मठों में संतों ने हवन यज्ञ भी किया है। आज दोपहर करीब 3 बजे मस्जिद में वीडियोग्राफी होनी है। अधिवक्ता कमिश्नर के साथ वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। दोनों पक्षों के सामने ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। 10 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। मस्जिद में वीडियोग्राफी से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर मस्जिद को होर्डिंग से ढका गया है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद ढकी गई है और आगे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को लेकर के काम किया जाएगा। 3 बजे से ये सर्वे शुरू होगी, लेकिन उसके पहले प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। तो साधु संतों को भी आप नजर आ रहे हैं यज्ञ हवन करते हुए, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये सर्वे हो सके, जो कि अदालत की तरफ से आदेश है कि 10 मई तक सर्वे करके उसका रिपोर्ट पेश किया जाए। ओम सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तंभं विश्वनाथ विरोधिनां ज्ञान विश्वाताः आतो जायि उष्णवारे अस्मन्निहे विदम्मा स्वाहा यदानुकं सहस्र
रक्षते खुदे निसृज्य सल्यानां मुखजायो अधिभूरुणा सजातो अभ्यर्ष्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः स्वाहा। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम न्यायालय का जो संविधान को मानते हैं, तो एक तरह से न्यायपालिका की अवमानना है, उल्लंघन है। इस दृष्टि से पूजा पाठ किया गया कि इनकी बुद्धि परिष्कृत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और जो कार्य में बाधा आने की संभावनाएं हो वो बाधाएं मुक्त हो। विश्वनाथ श्रृंगार गौरी मुक्त हो और संपूर्ण प्रतीक चिन्ह है कि वो विश्वनाथ था, है और भविष्य में रहे, उसकी बाधाएं दूर हों। अवैदिक मतों के, इस्लाम के मतावलंबियों की बुद्धि शुद्ध हो। तो आज मस्जिद में वीडियोग्राफी से पहले सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं साधु संतों ने भी आह्वान किया कि शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो सके, क्योंकि ये जो विवाद है, कई सालों पुराना ये विवाद चल रहा है। जैसा कि अयोध्या में सालों साल तक विवाद चलता रहा, लेकिन आखिरकार वहाँ का विवाद सुलझ गया। वैसे ही उम्मीद की जा रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच भी जो विवाद कई सालों से चल रहा है उसे भी खत्म किया जाए, और इसीलिए अदालत ने सर्वे कराने का आदेश दिया है और आज 3 बजे दोपहर में सर्वे की शुरुआत होगी। लेकिन इस बीच कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ ये मामला है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई अराजक तत्व किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे। इसके लिए सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पुलिस वहां पर मौजूद है और कई फोर्सेस को भी वहां पर तैनात करने का आदेश दिया गया है। फतेहपुर के गौरा गांव के जंगलों में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक घायल गौ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथी फरार बताया जा रहा है। रात का फायदा उठा करके वो भागने में सफल रहा है। पुलिस ने घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि फरार गौ तस्कर को पुलिस तलाश रही है। जंगल में आज गोकशी की सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के द्वारा। थानाध्यक्ष भातगांव में पुलिस बल के इस जंगल की घेराबंदी किए और यहाँ पर गाय बंधी हुई मिली थी और उसको काटने की तैयारी में थे। और रिजवान सन ऑफ जमील पट्टी शाह का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कुल 29 मुकदमे हैं। वो मुठभेड़ में घायल हुआ है। गाय को कटने से बचा लिया गया है। उसको घायल अवस्था में PSC भातगांव भेजा गया है। जंगल में आज गोकशी की सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के द्वारा। थानाध्यक्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज में बाघ दिखाई देने से क्षेत्रवासियों में डर का माहौल बना हुआ है। वन विभाग इसको लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि कालागढ़ में रामगंगा नदी के पास शमशान घाट के करीब एक बाघ दिखाई देने से लोग दहशत में हैं। वहीं वन महकमे ने मौके पर वन रक्षकों की टीम को तैनात कर दिया है। साथ ही लोगों से भी वहां आने जाने में सावधानी बरतने की अपील की गई है। जानकारी के मुताबिक रामगंगा नदी के किनारे शमशान घाट के पास बाघ को देखे जाने के बाद से आसपास में के लोग डरे हुए हैं। बता दें कि कालागढ़ और रामगंगा पार के कई गांवों के ग्रामीण इसी रास्ते से आना जाना करते हैं, लेकिन जब से इसी जगह पर टाइगर का मूवमेंट देखा गया है, तब से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन लोगों को सचेत करने के साथ ही लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहा है। संपत्ति की लालच में एक व्यक्ति ने अपनी वृद्ध मां को घर से तो बाहर कर ही दिया, लेकिन वहीं 3 बहनों को भी घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते आज तीनों युवतियां सड़कों पर धक्के खा रही हैं और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। लेकिन पुलिस भी इस मामले पर मूक दर्शक बनी बैठी है, क्योंकि भाई सरकारी मुलाजिम है और उसकी पहुंच ऊपर तक है, या फिर कहें कि उसके रुतबे के आगे पुलिस बेबस है, जिससे तंग आकर पीड़ित युवतियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को चिट्ठी लिख करके शिकायत की है।
तो देहरादून की ये खबर है, जहां पर बेटे ने मां को घर से बाहर निकाला और अपनी 3 बहनों को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद युवतियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला अधिकारियों को इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की है, क्योंकि पुलिस भी इस पर मौन बैठी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन युवतियों का जो भाई है वो सरकारी मुलाजिम है और कहीं ना कहीं उसकी ऊपर तक पहुंच है। मेरे बड़े भाई ने मेरे घर पे आके कब्जा कर लिया है और ये घर मेरे नाम से है। ये पट्टे की ज़मीन है सर, और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ और मेरी मम्मी जो है वो 72 साल की हैं और उनकी पूरी देख रेख सर मैं ही करती हूँ। और हमारा एक गोरखपुर में भी घर है जो कि रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, 10 बीघा खेती। और मेरे भाई ने वहाँ की ज़मीन बिना मेरी मम्मी को बताए, बिना हम तीनों बहनों को बताए अपने नाम करा ली और अब वो इसके बाद यहाँ पर आके कब्जा कर रहा है। हमने सर को हर जगह हम लोग ने पुलिस में कंप्लेन करी, हर जगह कंप्लेन करी सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने इनके भाई को कभी तक देखा नहीं है अभी तक यहाँ पे आज तक, ठीक है ना। अब एकदम से आगे हैं मेरे पास, ये आए थे बहन, उन्होंने कहा कि हमारे भैया हैं जो पुलिस में है, इसमें मेरे क्या में है SSB में, ठीक है ना। तो आके जबकि वो छुट्टी लेके आ रखे हैं तभी ड्रेस में घूम रहे हैं, ठीक है ना। वो कोई तुक नहीं बैठता कि आप ड्रेस में घूमो कहीं भी, आपको बात करनी है आप आराम से बात करो आके। मैंने उनको, मेरे से बात हुई थी उनसे, मैंने उन्हें कहा भाई आप अगर बातचीत करना चाह रहे, अगर आपकी बहन है तो आप बैठ के बात करो, और ये निगम की प्रॉपर्टी कोई रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी नहीं है कि आप अपना हक जमाओगे, क्योंकि इनके माताजी ने यही रह रहे हैं जब से मैंने जानता हूँ 20-25 साल से, तो यही रह रहे हैं। भारत सरकार की सेवा करता है और वो अचानक अपने बीवी बच्चों को लेकर एक टेंट लगाकर किसी के घर में घुस जाता है, तो ये तो गैर कानूनी है और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे होना नहीं चाहिए, अन्याय है। और एक बुढ़िया माता जी को यहाँ पर बाहर निकालना, और ये तो बहुत गैर कानूनी, ये तो एक मानव धर्म भी कहता है कि ये बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाए। मेरे SSP साहब से या जो भी हमारे पुलिस के आला अधिकारी, शासन प्रशासन के आला अधिकारी, उनसे मेरा निवेदन है कि इस परिवार को पीड़ित। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। मसूरी टेहरी बाईपास रोड पर मंकी बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गई, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। मसूरी पुलिस ने बताया कि कार सवार लोग उत्तरकाशी से शादी समारोह से लौट रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। गाड़ी काफ़ी तेज़ थी, कुछ नहीं तो 60 या 70 की स्पीड पे तो हो गई, और वो एकदम स्किड करके उस पर लगी है। हाँ, टेम्पो ट्रैवल पे। हाँ जी, वो मेरे को ठोक के लेके चले जाता, वो पूरा रॉन्ग साइड आया था। तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।